चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स सर्कमफेरेंस इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हर साल आपको आते रहता है। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन जो दिया है आप उसको लिखोगे। जैसे गिवन दिया है एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू जो है वो क्या दिया है 154। ये आपको एरिया ऑफ सर्कल जो है वो गिवन है। तो देखिए पहले क्या करना है, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। मैं आपको दोनों फॉर्मूला अगर लिख दूं तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप कैसे एरिया के हेल्प से सर्कमफेरेंस निकालिएगा। देखिए जो गिवन दिया है, जरूर गिवन दिए वैल्यू से कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू मिलता है जिसके हेल्प से अदर जो पूछ रहा है वो निकल सकता है। जैसे कि आपको अगर एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो इसके हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, आर। जैसे आपको रेडियस फाइंड होगा आप ये रेडियस को यहाँ पुट करोगे, आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको 154 है, आपको फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 154। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से आपको आर निकालना है। देखिए आगे क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 को 7 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 और ये 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, इस 22 से 154 को कट करिएगा तो 22 से जो 154 है वो 7 बार में कट होगा। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और यहाँ का स्क्वायर जब हटाइएगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब रूट आता। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। 7 7 जब 49, 7 का जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। आर का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था सर्कमफेरेंस, तो आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको 22/7, अगर 3.14 बोलेगा तो 3.14 लेके चलेंगे। आर आया है 7, सी 7 कट कर दीजिएगा, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर जो है वो आंसर हो गया। 17 का जो है सी आंसर होगा 44 सेंटीमीटर। आते हैं अब हम 18 की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और फिर यहाँ पे इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा और आपको इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करिए, सेक का सबको साइन कॉस के फॉर्म में लाइए। तो सेक का एक फॉर्मूला होता है 1/cos और टैन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने सबको साइन कॉस में के फॉर्म में ला दिया। आइडेंटिटी को सॉल्व करने का सबसे इजी वे यही है कि अगर आपके सामने फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, अगर नहीं है कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो आप सबको साइन कॉस के फॉर्म में लेके आ जाओ। तो मैंने क्या किया, सेक का जो फॉर्म होता है 1/cos और टैन का जो एक फॉर्म होता है साइन बाई कॉस उस फॉर्म पे लेके आ गया। ये टर्म को वैसे रखता हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद मैं एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा, दोनों सेम है। कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मतलब मैंने डायरेक्ट कर दिया कि देखिए मैंने शुरू से लगातार बताते आ रहा हूँ, ये फॉर्म आपको आना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम था, दोनों सेम था तो मैंने एक बार उतारा और ऊपर वाले को सम के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये वाला टर्म जो है मैं वैसे ही उतार दूंगा 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद आप क्या करोगे, तो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है एक, मैं थोड़ा अलग अलग ब्रैकेट कर दूं तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे अलग कर दीजिए आप कॉस थीटा। यहाँ पे बच रहा है आपको 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आपको मालूम चला कि यह फॉर्मूला लगेगा, तो आप कभी भी कहीं भी मल्टीप्लाई में कोई फॉर्म देखिए, सेम नंबर हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पे 1 तो ये 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे साइन तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, नीचे बचा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा। और आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला गेम है। नीचे क्या बचा, कॉस। देखिए ऊपर 2 बार कॉस, नीचे 1 बार कॉस, कॉस से कॉस कट कीजिएगा, ऊपर 1 बार कॉस बचेगा। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो सी होगा। ठीक है, 19 पे हम आते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज
√3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, एक हम फिगर बना देते हैं, ये मानते हैं पोल का हाइट है, इसको हम मान लेते हैं AB। ठीक है, इसका जो हाइट है हम उसको हाइट भी मान लेते हैं, कुछ दिया नहीं है, H मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो इसका शैडो बनेगा, शैडो जो इसका बनेगा ये इसका जो है मान लेते हैं ये शैडो है BC। तो शैडो का जो बोल रहा है लेंथ है वो √3 टाइम है हाइट ऑफ पोल के। तो हम हाइट ऑफ पोल को क्या माने हैं, H। हाइट ऑफ पोल को जब हम H माने हैं तो उसका शैडो का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √3 इंटू H। आप बात समझिए, जैसे मैं यहाँ अगर सामने यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा जो शैडो बनेगा नीचे बनेगा। तो मेरा अगर हाइट 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अगर मेरा हाइट 5 है तो मेरा जो शैडो है वो मुझसे 3 गुना है, मतलब 5 3 जा 15। वही यहाँ पे कंसेप्ट है। तो आपको बताना है कि बताइए मेरे और मेरे शैडो के बीच एंगल जो है वो कितना बनेगा। वह यहाँ भी वही बताना है कि जो पोल है और उसका शैडो है उसके बीच एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज कहाँ फॉर्म होता है, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ जो एंगल फॉर्म होता है वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर आप इसको चेंज कर दो, अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ देखो वहाँ कोई एंगल बनेगा तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। देखिए आप क्या करिएगा, आपको रिलेशन जो है वो P और B का है, इसको H बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B। फिर यहाँ पे आप tan को फिर से वैसे ही लिखो, P क्या है, इसके सामने P का वैल्यू है मेरा H और B जो है वो है √3H। देखिए H से H कैंसिल, ऊपर बचा 1। अगर इसको आप फिर से लिखना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। H से H कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आ गया वो tan के फॉर्म में आया है। आपको थीटा पता करना है, थीटा क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि इस tan को तो आप वैसे ही उतार दीजिएगा और उसके बाद आपको चेक करना है कि 1/√3 tan की किस वैल्यू में आता है। अगर यहाँ साइन होता, कॉस होता तो आप चेक करते कि 1/√3 साइन कॉस में आता है कि नहीं। अगर नहीं यहाँ tan है तो आपको tan में ही चेक करना पड़ेगा, क्या tan में 1/√3 आता है। तो आपको मालूम है कि tan के 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ पे आप tan से tan कैंसिल कर दोगे, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ गया आपको 30। ठीक है, जो शैडो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 के साथ बना रहा है, मतलब 19 का जो आंसर है वो है A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में आपको पहले से बता चुका हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि दोनों में क्या चीज़ सेम है, जो चीज़ सेम है आप उसको पहले कॉमन लोगे। तो दोनों में जो है वो 9 सेम है तो 9 कॉमन हो जाएगा। जैसे आप 9 दोनों से कॉमन लोगे तो यहाँ जब 9 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से अगर 9 निकल गया तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है 9 - 9 0 1। कुछ लोग तो 1 करके आएंगे, कुछ लोग 9 करके आएंगे। यहाँ सीधा 9 इंटू इसका वैल्यू रखेंगे 1 और 9 1 9 करके गलत बना के आ जाएंगे। देखिए रिलेशन मैंने बताया था कि जो रिलेशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, तब ये जाके 1 होता है। और यहाँ पे सेक पॉजिटिव tan निगेटिव, और यहाँ देख रहे हैं कि tan पॉजिटिव है और सेक निगेटिव है, तो ये 9 तो पहले से रहेगा। ये मतलब साइन इंटरचेंज हुआ है, तो ये +1 था तो ये क्या हो जाएगा -1, और प्लस माइनस माइनस होता है, 9 1 जा 9, मतलब 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा B होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर आ रहा है ना वहाँ तक। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलाइनोमियल क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया है, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया है -4। देखिए सम ऑफ जीरोज आप पढ़े होंगे कि पोलाइनोमियल जो होता है अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसका जीरोज जो होगा वो 2 होगा, एक को अल्फा मानते हैं दूसरा को बीटा मानते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर क्यूबिक है तो 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बोला है तो क्वाड्रेटिक में 0 2 होगा, एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा। तो यहाँ सम का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया है वो -4 दिया है। आगे देख रहे हैं तो लिखा है एंड प्रोडक्ट इज -5। प्रोडक्ट तो आप यहाँ लिखोगे कि जो प्रोडक्ट है उस जीरोस का
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू जो है वो क्या दिया है -5। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी मतलब फॉर्मूले पे अगर आप जो वैल्यू है उसको पुट करिए, आपको पोलिनोमियल मिल जाएगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर जैसे है उसको रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मतलब 21 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इफ सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 6। देखिए सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उस पोलिनोमियल को हम नोट करेंगे। मेरा जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल, तो जो पोलिनोमियल दिया है मैं इसको लिख लिया। क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द जीरोस, आपको देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सम दिया या प्रोडक्ट दिया, दोनों पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दिया इफ सम ऑफ द जीरोस, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोस जो है वो आपको कितना दिया है इज 6। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 6 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरह से देता है। आपको यहाँ पे -b/a और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 दिया है। अब देखिए b और a कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ जो दिया है उससे लाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है और b जो है वो क्या x के आगे जो भी टर्म रहता है विद साइन उसको लेते हैं हम b। ठीक है, x के आगे जो नंबर है वो क्या है k है और माइनस है, तो ये हो जाएगा -k। एक जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ बचेगा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा, 6 को 1 से करेंगे तो ये मेरा 6 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो 22 का जो आंसर है वो डी है। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16। आपको बताना है कि k का क्या वैल्यू होगा जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन को। ठीक है, ग्राफ आप जब पढ़े होगे तो आपको 3 कंडीशन आया होगा, कोइंसिडेंट आया होगा, कोइंसाइड मतलब आप सीधा बोल सकते हो उसको, या तो पैरेलल आया होगा या तो इंटरसेक्ट आया होगा। मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि देखिए ग्राफ जो होता है अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि ग्राफ का 2 इक्वेशन दिया है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल हो, दोनों ग्राफ का जो वैल्यू आए वो पैरेलल आए। तीसरा जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, जैसे मान लीजिए ये L है, ये M है, ये L है, कोई M है, कोई इक्वेशन का ग्राफ है, L और M ये दोनों, ये भी L है इसी पे और M जो है वो भी इसी पे है। तो देखिए इसको बोलता है इंटरसेक्ट, ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो है इस ग्राफ को हम कहते हैं ये पैरेलल है और यही जो है वो कोइंसाइड वाला टर्म है, जिसमें क्या हो कि अगर 2 इक्वेशन हो, दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ पेपर तो दोनों एक ही पॉइंट पे आए, एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसको कोइंसाइड बोलते हैं। आपको क्या याद रखना है, देखिए कोइंसाइड का जो कंसेप्ट होता है ना कि एक्स वाई हर पॉइंट पे इसमें आप देखिएगा हर पॉइंट पे आपको एक्स वाई का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इसका कंडीशन जो होता है वो कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, वैसे ही पैरेलल का भी होता है, वैसे ही इंटरसेक्ट का भी होता है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो कंडीशन होता है, इसका कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है कि कहीं जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। तो इसका जो कंडीशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है आपको याद रखना है ये सब, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अभी आपको देखिए इसमें बोला है कि ये जो दोनों ये है लाइन है, इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसाइड को। तो आपको मालूम है कि कोइंसाइड में एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू मिलता है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और इंटरसेक्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1, यहाँ पहले आप लिख दीजिएगा फॉर कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला जो होगा वो इंटरसेक्टिंग वाला लगेगा। क्या लगेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है वहां पे a b c कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे x के आगे ये हो गया 3, यहाँ पे x के आगे क्या है 6, y के आगे यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा उसको b बोलेंगे। तो y के आगे क्या है यहाँ -1, यहाँ y के आगे क्या है -k इज इक्वल टू c1। मेरा -8 को अगर अंदर भेजते हैं तो +8 और c2 -16 को अंदर भेजते हैं तो +16 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, आप किसी भी फॉर्म को लेके चल सकते हैं, ये तीनों इक्वल टर्म है। मैं सिर्फ इतना को अगर लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, अलग कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा -1/-k, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 को मैं k से करूंगा तो ये हो जाएगा 3k, 6 को 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6। जब यहाँ से मैं k फाइंड करूंगा तो 6/3 कितनी बार में कटा, 2 बार में। तो यहाँ पे जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। देखिए आपको क्वेश्चन सब सेम रहता, के पूछता यही इक्वेशन रहता। अगर आपसे रिप्रेजेंट कोइंसाइड की जगह लिख देता पैरेलल, तो आप पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट लगाइएगा। अगर ये बोल देता कि वो इंटरसेक्टिंग है तो आप उस पर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लगाइएगा। जो कंडीशन बोलेगा वही कंडीशन आप लेके उसको बनाइएगा। आज इतना MCQ रहने देता हूँ, कल मैं आगे चल के कोशिश करूंगा कल पूरा MCQ कंप्लीट करूं। उसके बाद से और भी जो क्वेश्चन है मैं पूरे सेट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद से 2020 के क्वेश्चन पेपर की तरफ मैं आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।